नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़लाइन विद सऊद ज़फ़र में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम गुफ्तगू करेंगे पाक सरज़मीन पार्टी के हवाले से। पीएसपी के सदर हैं अनीस क़ायम ख़ानी साहब। वो अपने पार्टी ज़िम्मेदारान से ख़िताब करते हुए कहते हैं, और उन्होंने ख़ास तौर पर 6 अप्रैल का ऐलान किया है कि 6 अप्रैल को वो एक एहतजाजी अवामी तहरीक शुरू कर रहे हैं। और ये कहना है कि अवाम को 6 अप्रैल के लिए, अवाम के लिए 6 अप्रैल को मुस्तफ़ा कमाल साहब लाहे अमल का ऐलान करेंगे। कहा यह जाता है कि अवाम साफ़ पानी, सेहत के मसाइल, सीवरेज के मसाइल में घिरे हुए हैं, और इन मसाइल से निकालने के लिए एक तहरीक का आगाज़ किया जाएगा पाक सरज़मीन पार्टी की जानिब से। और दूसरी जानिब ये भी कहा जाता है कि सरकारी तालीमी इदारे तबाह कर दिए गए हैं और आवाम के लिए ये एहतजाजी तहरीक शुरू की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं, उन्होंने तकरीर की है और उनका ये कहना है कि माजी की गलतियों से सबक सीखना होगा। साल में जो कुछ हुआ वो हमारे सामने है। बिजली बहरान के ख़ात्मे के लिए अभी भी कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अभी तक ये मामला ठीक नहीं हो सका है। दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ साहब जो कि वज़ीर बिजली हैं, वो ये कहते हैं कि इस साल अप्रैल तक जो लोड शेडिंग ख़त्म करने का वादा किया था वो ऐसा कुछ नहीं था कि वादा किया था, बल्कि ये शायद कहा गया था कि इसको ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। सूबे सिंध के हवाले से भी जो गुड गवर्नेंस के दावे सिंध हुकूमत की जानिब से और जो उनके मुखालिफिन की जानिब से बैड गवर्नेंस की बातें की जाती हैं, उसको भी आज ज़ेर बहस हम मौजू बनाएंगे। और दूसरी जानिब इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उन्होंने अब आसिफ अली जरदारी साहब जो कि को चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनको मशवरा दिया है कि अब वो भी किसी खतरी का बंदोबस्त कर लें, क्योंकि अगले इलेक्शन में स्विट्ज़रलैंड में जो मौजूद $7 अरब हैं उनका हिसाब लिया जाएगा। इस वक्त गुफ्तगू शुरू करते हैं अपने प्रोग्राम में। सबसे पहले पाक सरज़मीन पार्टी के हवाले से हमारे साथ इस वक्त पाक सरज़मीन पार्टी के सीनियर वाइस चेयरमैन अनीस अहमद एडवोकेट साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। गुफ्तगू का आगाज़ उन्हीं से करते हैं। अनीस साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। अनीस साहब, ये फरमाइएगा, आपकी पार्टी के सदर हैं अनीस क़ायम ख़ानी साहब, वो ये कहते हैं कि 6 अप्रैल का इजलास पाक सरज़मीन पार्टी के लिए नहीं बल्कि अपनी आवाम के लिए है। तो क्या अब बिलाखिर आप लोगों ने सोच लिया है कि अवामी सियासत का वक्त आ गया है? सऊद भाई, आपकी आवाज़ मुझे बहुत कम आ रही है। मैं कोशिश डिस्टर्ब हो रही है। अच्छा, आवाज़ बहुत कम आ रही है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा सवाल भी नहीं समझ पा रहा हूँ, सिर्फ सलाम समझ पाया था बस। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा जोर से बोल लूँ। मैं ये पूछना आप कुछ बेहतर आई जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो पाक सरज़मीन पार्टी की जानिब से 6 अप्रैल का ऐलान किया गया है कि 6 अप्रैल को लाहेअमल का ऐलान किया जाएगा मुस्तफ़ा कमाल साहब की जानिब से, और ये जो इजलास है वो पाक सरज़मीन पार्टी के लिए नहीं बल्कि अवाम के लिए है, तो बिलाखिर अब अवामी सियासत का वक्त शुरू हो गया है। देखिए, अवामी सियासत तो हम जिस दिन से आए हैं, हमने पहले दिन से ही अवामी सियासत की है और अवाम के मसाइल, शहरों के देही इलाकों के, खासकर अपने सूबे और कराची के मसाइल पर हमने भरपूर तरीके से न सिर्फ आवाज उठाई है बल्कि लोगों को आगाही दी है। और ये हमारा जो एहतजाजी मरहला जो शुरू हो रहा है अवाम को अवेयरनेस के लिए जी 6 अप्रैल से जी, ये आपको याद होगा कि जब हमने हैदराबाद में पक्का किला में जब जलसा किया और उस वक्त भी मुस्तफ़ा कमाल भाई ने उसका ऐलान किया, उसके बाद कराची के अंदर हमने जलसा किया। बीच में सिक्योरिटी रीजन की वजह से जब धमाके वगैरह और बहुत प्रॉब्लम्स हो गई थी, तो उस वजह से हमने इसको वक्ती तौर पर रोका था। लेकिन अब रोकने का वक्त रहा नहीं। अब हमारी पूरी कोशिश है कि हम आवाम को आगाही दें, हम आवाम को बताएं कि वो अपने मसाइल के लिए उनको खुद से उठना होगा। 1 साल अभी इलेक्शन में बाकी है, हम 1 साल इंतजार नहीं कर सकते। हम लोगों को मोबिलाइज करना चाहते हैं, लोगों को अवेयरनेस देना चाहते हैं। सही, कराची तबाह हो चुका है, हैदराबाद तबाह हो चुका है, मीर बुखार तबाह हो चुका है। कचरे, गंदगी के ढेर, छोटे छोटे शहर देहातों के मंजर पेश कर रहे हैं। चाहे आप सिंध के किसी भी इलाके में चले जाएं, गंदगी और कचरे के ढेर ने इंसानों का जीना हराम कर दिया है। तो जाहिर है कि अवाम लाचार होकर इन्हीं लोगों के पीछे, जो लोगों को धोखा देकर और किसी न किसी कौमियत और अपने मफादात के लिए उनको इस्तेमाल करते हैं और मजहब के नाम पे इस्तेमाल करते हैं, कौमियत के नाम पे इस्तेमाल करके उनको फिर धोखा देते हैं। तो लोगों को ये आगाही देनी है, जब तक आप इन धोखों से बाहर नहीं आएंगे, लोगों को आप समझेंगे नहीं। मुस्तफ़ा कमाल और उसकी टीम, चाहे अनीस क़ायम ख़ानी भाई हो या मुस्तफ़ा कमाल भाई हो या उनके साथ लोग हैं,
उनका किरदार वाज़ेह है, एक बिल्कुल खुली किताब की तरह है। मुस्तफा कमाल ने अपने वक्त के अंदर कराची की शक्ल बदल दी थी और लोग आज तक उनको याद करते हैं। तो लोगों को ये बताना है कि जो टेस्टेड जो लोग हैं, आप उनको उनके साथ दीजिए ताकि अवाम के मसाइल को बेहतर तरीके से। अनीस साहब, ये फरमाइएगा, अवाम को आपने मोबिलाइज करने की बात की, उसके साथ साथ कराची, हैदराबाद और मीरपुर खास का आपने जिक्र किया, तो क्या जिस तरह से आपकी पिछली पार्टी थी जो MQM, उसने भी आगाज सिंध के इन्हीं शहरी इलाकों से किया था जो आपने नाम लिए, कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास और दीगर शहर, तो क्या आप भी रीजनल पॉलिटिक्स पे ही यकीन रखते हैं और वहीं तक महदूद रहेंगे? नेशनल पॉलिटिक्स में जाने का आपका इरादा नहीं है? क्या दीगर इलाकों के लोगों के मसाइल नहीं है? पहले हम अपने घर से चीजों को शुरू कर रहे हैं। ठीक है। ये कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्खर, नवाबशाह, लाड़काना, दादू, ये छोटे छोटे शहर, भिरिया सिटी हो, कोट गुलाम मोहम्मद हो, झुड्डो हो, नौकोट हो, मीरवा हो, ये टंडो लयार हो, टंडो जाम हो, मैं सारे शहरों के नाम क्योंकि इतने अभी भी सिंध से बाहर नहीं निकले आप? अभी भी सिंध से बाहर नहीं निकले? मैंने लाड़काना का भी जिक्र किया। सिंध से बाहर इसलिए नहीं निकले कि देखिए, पहले जिस सूबे में हम रहते हैं, जिस सूबे में हम रहते हैं और जहां पर अरसे दराज से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस सूबे पे रोल करती रही है और हमने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को खैरबाद कहा है उनकी इन हरकत की वजह से कि जो उन्होंने अब जाती मफाद की जो सियासत की, मुल्क दुश्मनी की जो सियासत की, उसको लात मार के जब हम आए हैं तो हमने सबसे पहले ऐसे लोगों को ही बेनकाब करना है, तब हम आगे बढ़ सकेंगे। और हम सिंध के जो दीगर हुक्मरान हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी की शक्ल में हो चाहे किसी और शक्ल में हो, जब तक हम उनको बेनकाब नहीं करेंगे, हम अपने घर को दुरुस्त नहीं करेंगे, हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं? तो पहले अपने घर को दुरुस्त करके इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान की, पूरे पाकिस्तान की सियासत करेंगे। बिल्कुल सही। अनीस साहब, ये फरमाइएगा, कायम खानी साहब ये कहते हैं कि मुस्तफा कमाल साहब ने 6 अप्रैल को लाएअमल का ऐलान करना है, वो है क्या? कुछ अहम ऐलान है? कुछ उसके बारे में कुछ हिंट हमें दे सकते हैं आप? नहीं, 6 अप्रैल को हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे प्रेस क्लब पे और वहां पर आवाम के लिए मुस्तफा कमाल भाई एक अहम, यकीनन उसी वक्त वो ऐलान करेंगे कि अब हम इस मराहिल को, इस एहतजाजी तहरीक को हम किस हद तक आगे बढ़ाएंगे और कहां तक ले जाएंगे। ये मुस्तफा कमाल भाई 6 अप्रैल को आवाम के सामने अपने आने वाले मजीद इस एहतजाजी मुहिम को, अवेयरनेस की मुहिम को आगे बढ़ाने के अपने तरीकेकार का ऐलान करेंगे। सही है। अच्छा, ये फरमाइएगा, आपसे जरूर मैं पूछना चाहूंगा, जो फिर वही थोड़ा सा आपके माजी की तरफ नजर दौड़ाएंगे, MQM भी इसी मुद्दे को लेकर शुरू हुई थी अपनी सियासत करना, कोटा सिस्टम, जो सिंध के खास तौर पे देही और शहरी इलाकों में जो डिफरेंस पाया जाता है और जो नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए इस नारे को लेकर चली थी। आप क्या समझते हैं, अब इस कोटा सिस्टम की कोई हैसियत है या नहीं है? देखिए, मुत्तहिदा कौमी शुरू हुई थी एक एथनिक पॉलिटिक्स से, ठीक, लैंग्विस्टिक बुनियाद के ऊपर शुरू हुई थी और एक कौम परस्ती कौमियत की बुनियाद पे शुरू हुई थी और उसने कौम को जब मुत्तहद कर लिया तो एक कंटेनर में बंद करके पूरी कौम को बेच के अपने मफादात को हासिल किया। और कभी ना कभी भी कोटा सिस्टम के लिए या दीगर, हम मेरिट की बात करते हैं, जब हम मेरिट की बात करते हैं, जब इंसाफ की बात करते हैं, हम न सिर्फ कराची के शहरियों के लिए इंसाफ की बात करते हैं बल्कि हम दादू के शहरियों के लिए भी, हम छोटे छोटे देहात शहर को हम फर्क मिटाना चाहते हैं, हम तमाम कौमियतों को एक साथ लेकर चलना चाहते हैं। जब हम एक आपस में भाईचारा पैदा करेंगे और हम सबके लिए बराबरी की बुनियाद पर काम करेंगे तो इंशाल्लाह इस कोटा सिस्टम की जरूरत ही महसूस नहीं होगी। ये खुद ब खुद कोटा सिस्टम, यकीनन हमारे साथ ये सब भाई मिलकर, चाहे वो देही इलाकों के हो चाहे शहरी इलाकों के हो, वो खुद इस चीज को रद्द कर देंगे और हमारा साथ देंगे कि नहीं, मेरिट की बुनियाद पे हर चीज होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आपने सही फरमाया। अब एक चीज आपसे जरूर मैं पूछना चाहूंगा, अनीस कायम खानी साहब कहते हैं कि एक फिरौन के खिलाफ बात करने की हिम्मत की थी, हमें कहा कि मार दिए जाओगे। अब उन्होंने ये भी कहा कि खैर हमने अल्लाह को जवाब देना था। अब भी खतरा क्या लाहक है किसी से, किससे है? कोई ऐसे एलिमेंट्स अब भी मौजूद हैं? आप बताइएगा हमें कुछ। देखिए, फिरौन को तो इसमें तो कोई शक नहीं, अल्ताफ हुसैन एक फिरौन, बदतरीन फिरौन। फिरौन ने तो फिर भी मूसा को अपने घर में पाला था, उसमें थोड़ी बहुत तो 1% तो इंसानियत थी जो उसने मूसा को पाला, लेकिन अल्ताफ हुसैन वो सांप है जो अपने बच्चों को खाता है। तो उसको बेनकाब करना, उसके सामने आके टकराना, ये बहुत बड़ी
एक ऐसा अमल है कि जिसकी तारीख में न सिर्फ लिखा जाएगा कि आज अनीस कायम खानी और मुस्तफा कमाल की जुर्रत ने उन लोगों के भी जो 22 अगस्त तक जूतियां साफ कर रहे थे और जीजी भाई कर रहे थे और लेटे हुए थे उसके सामने, उनमें भी थोड़ी सी जबान हिम्मत दी कि वो थोड़ा सा खड़े होकर कुछ बात कर सके, वरना उनमें भी हिम्मत पैदा नहीं होती। तो इंशाअल्लाह ताला जब इस फिरौन को हमने अपने अंजाम तक पहुंचाया है, यकीनन फिरौन की कोशिश तो पूरी है। अच्छा, लोग एक तरीके से वो लोग एक सवाल जरूर पूछते हैं पीएसपी के लिए, और वो खासतौर पर शायद हो सकता है कुछ वैलिड भी हो वो सवाल, इतनी नफरत अब क्यों है उस शख्स से? इतनी नफरत जी वजह से है उस शख्स के साथ हमने अपनी पूरी जिंदगी लगाई, उस शख्स के अमल और किरदार को अपनी आंखों से अच्छी तरीके से देखा और परखा। सही। उस शख्स को हर तरीके से कोशिश की गई कि वो इंसान का बच्चा बने, लेकिन उसमें इंसानी जिबिल्लत है ही नहीं। वो मैंने कहा ना, वो सांप की तरह अपने बच्चों को ही खाता है और अपनी जात को वो अंजुमन समझता है और पूरी बाकी सबको कीड़े मकोड़े समझता है। वो अपने कारकुनों को कीड़े मकोड़े समझता है, इस्तेमाल करता है और की तरफ फेंकता है। तो ऐसा शख्स इंतहाई नफरत के काबिल हो सकता है और मरामत के काबिल ही हो सकता है। अच्छा, 6 अप्रैल के हवाले से फरमा दीजिएगा, कितनी उम्मीद है, अवाम किस तरह का रिस्पांस आपको देगी, कैसा रिस्पांस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हमारा काम है आवाज लगाना, सही है। हमारा काम है लोगों को दावत देना, हमारा काम है लोगों को अवेयरनेस देना। 3 मार्च को अनीस कायम खानी भाई ने और मुस्तफा कमाल ने लोगों को आवाज लगाई थी, दावत दी थी, सच्चाई की दावत दी थी, लोग आके जुड़ना शुरू हुए थे और आज अल्लाह के फजल से बड़े काफिले की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। यही हमारा 6 अप्रैल को भी इस्लाम को अवेयरनेस देना, उनको अपने मसाइल के लिए आवाज उठाने की हिम्मत फराम करना, उनको देना, कहना कि जब तक आप अपने मसाइल को खुद हिम्मत से उठाएंगे नहीं, सामना नहीं करेंगे, आपके मसाइल को हल नहीं करेगा। हमारा काम है दावत देना। अच्छा, आप सिर्फ दावत देंगे, क्योंकि अभी तो आपके पास कोई ऐसी नुमाइंदगी है नहीं कि आप जिसकी बेसिस पे ये अपना मुकदमा लड़ सकें। आप सिर्फ दावत दे सकते हैं इस वक्त आवाम को, सिर्फ उनको समझा सकते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स उनके सामने रख सकते हैं, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। हम इस चीज को आगे बढ़ाएंगे, पूछों में जाएंगे, मोहल्लों में जाएंगे, हम इलाकों में जाएंगे, हम लोगों के हम तरीके से आईन और कानून के दायरे में रहते हुए एहतजाज करेंगे कि भाई पानी साफ चाहिए, हमें गंदगी से निजात चाहिए, सही, हमें चाहिए दवाई चाहिए अस्पताल के अंदर। तो मैं समझता हूँ ये तो हमारा बुनियादी हक है। सही है। ये तो इसके लिए तो लोगों को बहुत सोचना पड़ेगा और लोगों को बात को समझना पड़ेगा। सही है। लोग समझेंगे तो इंशाअल्लाह मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका अनीस अहमद एडवोकेट साहब, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे और इससे हमें तमाम तर तफसीलात फराहम कर रहे थे। 6 अप्रैल का इजलास किया जा रहा है मुनक़िद और इस इजलास में अब अगला लहे अमल का ऐलान किया जाएगा और अवामी सियासत अब पाक सरजमीन पार्टी शुरू करने वाली है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ मज़ीद भी हमने बातें डिस्कस करनी है। वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ का ख़ास तौर पर बयान कि माजी की गलतियों से सबक सीखना होगा और क्या उन्होंने किसी को ललकारा है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो चाहे वो दूसरी क़ुव्वतें हों, इसके बारे में बात करेंगे। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। प्रोग्राम के इस हिस्से में गुफ्तगू करेंगे इमरान खान साहब की, जो कि चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और उन्होंने अब आसिफ अली जरदारी साहब को, साबिक़ सदर पाकिस्तान हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन हैं, उनको ये मशवरा दिया है कि वो भी किसी कतरी का बंदोबस्त कर लें, क्योंकि अगले इंतखाबात में, जो कि अगले साल हैं 2018 में आम इंतखाबात होना है, उसमें अब स्विट्ज़रलैंड में मौजूद $7 अरब का हिसाब होगा। और वो ये कहते हैं कि शायद अब जरदारी साहब आपको भी किसी कतरी शहजादे की ज़रूरत पड़ सके। तो बहरहाल इसी के हवाले से हम गुफ्तगू करते हैं। सदर हैं कराची डिवीज़न पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ़िरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं इस वक्त। फ़िरदौस साहब अस्सलाम वालेकुम। फिरदौस साहब ये फरमाइएगा, ये इमरान खान साहब अब किस बेसिस पे ये कह रहे हैं, जरदारी साहब को ये मशवरा दे रहे हैं, नवाज शरीफ साहब का जो इतनी तगदौ की, इतनी मेहनत की, सुप्रीम कोर्ट तक मामला लेके गए और सुप्रीम कोर्ट में इतने दिन ये मामला चला और अब फिर फैसला आखिर में आके महफूज हो गया, अब जरदारी साहब का भी कहीं ऐसा ही ना हो? जी फिरदौस साहब। पहली चीज़ तो ये
कि जब एहतसाब का अमल शुरू होगा और हम वजीर आजम को की तलाशी लेने में कामयाब हो गए तो अब ये तलाशी रुकेगी नहीं। सही। ये लोग जो कि मिस्टर 90% अब मशहूर हैं, 10% नहीं है, उनको कैसे बख्शा जा सकता है? जो सिंध के हालात हैं, जिस लेवल की करप्शन सिंध में सबको नजर आती है कि 90 अरब लड़काना में खर्च हुए, दिखाने को कोई प्रोजेक्ट नहीं है। शहर कराची में कूड़ा नहीं उठ सकता, यहाँ की सड़कों की हालत बुरी है। हर साल सिंध का बजट कहाँ खर्च होता है, किधर उसके डेवलपमेंट फंड जाते हैं, इस वक्त सबकी समझ से बाहर है कि ये हो क्या रहा है सिंध के अंदर। और अगर पाकिस्तान में किसी सूबे में करप्शन सबसे ज्यादा मानी जाती है बलोचिस्तान के बाद, वो सिंध का सूबा है जहाँ गुड गवर्नेंस का कोई नामो निशान नहीं है। तो अब तो इनको जवाब देना पड़ेगा ना, आवाम को तो देना ही पड़ेगा। ये हर दफा यही करते हैं कि धांधली से वोट लेते हैं, जोर जोर जबर से ठप्पे लगाते हैं अंदरूनी सिंध और कहते हैं हमें परफॉर्मेंस के ऊपर वोट मिला है। अच्छा, यही शिकायत वसीम अख्तर साहब भी करते हैं जो कि मेयर कराची हैं और उनका ताल्लुक एमकेएम पाकिस्तान से है। वो भी जो सिंध में बैड गवर्नेंस है उसके हवाले से कहते हैं कि जी उसके ज़रिए सूबे सिंध को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो क्या वाकई में यहाँ पे, और फिर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब जो कि पीपल्स पार्टी के से ताल्लुक़ है उनका, वो ये कहते हैं कि कोई बैड गवर्नेंस का यहाँ पे मामला नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो क्या ये सिर्फ मुखालफत बराए मुखालफत हो रही है या वाकई में ऐसा कुछ है जो आप लोग शिकायत करते हैं? मैं तो कहता हूँ ना, हालात ज़बान खल्क को नकारे खुदा समझो, ये कोई मेरी बनाई हुई नहीं कहावत। ज़बान खल्क क्या कह रही है? कराची के किसी शख्स से पूछ लीजिए कि सूबे के अंदर या कराची के अंदर उन्हें कहीं गवर्नेंस का नाम भी नजर आता है गवर्नेंस का या नहीं नजर आता। अगर आपको जवाब मिले नफी में तो हम गलत, और अगर सब कहें कि बैड गवर्नेंस है तो मुराद अली शाह साहब गलत। सही। अच्छा, ये फरमाइएगा, जस्टिस अजमत सईद जो कि ये ऑरेंज लाइन मेट्रो प्रोजेक्ट के हवाले से उन्होंने एक रिमार्क्स पास किए हैं। अब वो ये कहते हैं कि जिस शहर में मास ट्रांजिट ना हो वो शहर ही नहीं होता। तो क्या वाकई में सही बात कहते हैं? और इतने अरसे से यहाँ जो मास ट्रांजिट का कोई सरकारी मंसूबा नहीं था, कोई इस तरह का प्रोजेक्ट नहीं था और इसकी लैकिंग महसूस की जा रही थी, इतने अरसे से किसी ने आवाज़ ना उठाई, किसी ने इसकी ज़रूरत महसूस ना की? फिरदौस साहब, मेरे ख्याल से हर पार्टी, दुनिया का कोई शहर नहीं है जिसकी आबादी 1 करोड़ से ज्यादा की हो जी, और वहाँ कोई मास ट्रांजिट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निजाम ना हो। सही। ये आवाज कराची में अरसे दराज से उठाई जा रही है। अगर इसके जिम्मेदार हैं तो वही हैं जो हुकूमत में रहे। हुकूमत में कौन रहे, या पीपल्स पार्टी रही सिंध में या उनके एलाई एमपीएम रही, सही। तो ये तो ज्यादा जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। अब उनका एक पार्टनर खुद उन पे ये चार्ज लगाता है कि जी बैड गवर्नेंस है, तो इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए बैड गवर्नेंस का? इससे कि ये तो शराकतदार रहे हैं इनके। और आप देखिए इससे 5 साल पहले जो है ये तो फेडरेशन में भी उस वक्त थे मौजूद और सिंध सूबे में भी थे। उस वक्त तो इनके पास कोई ये भी गुंजाइश नहीं है कहने की कि जी हमें फेडरल गवर्नमेंट मदद नहीं करती। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन से अक्सर शिकायत रहती है किसी न किसी मामले पे। अब जब मरदमशुमारी का अमल यहाँ पे शुरू हो चुका है और अगले माह शायद ये जाके ख़त्म हो जाएगा और फिर उसके बाद नई मरदमशुमारी आ जाती है, पता चल जाता है कि पाकिस्तान की कुल आबादी कितनी है, किस किस इलाके में, कौन कौन सी शहर में, कौन कौन से गाँव में, किस इलाके में कितने लोग बसते हैं। अब जब नई हल्का बंदियाँ भी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस नई मरदमशुमारी के मुताबिक होगी, तो क्या आप फिर समझते हैं आप इससे कुछ अगले इलेक्शंस में कुछ फ़र्क पड़ सकता है, किसी पार्टी के वोट बैंक को नुकसान या फ़ायदा पहुंच सकता है? जी देखिए, पहली चीज तो ये है कि ये मर्दमशुमारी सितंबर तक चल रही है, फेज 1 है। इसके नताइज जो है वो सितंबर तक नजर आएंगे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन का काम शुरू होता है। सही। वो देखना, अभी तो हनूज दुल्ली दूरस ये मालूम करना है कि क्या हल्का बंदी बनेगी, क्या अगला इलेक्शन नई हल्का बंदी पे पार्टियों को मंजूर होगा या वो इलेक्शन पोस्टपोन होगा। इसलिए कि ये हल्का बंदियों का काम भी 5 से 6 माह से कम का काम नहीं है। तो ये सूरत है हाल है। अच्छा, पीटीआई इलेक्शन कमीशन के दायराकार को भी चैलेंज कर रही है, उसके इख्तियार को, तो वो क्या मामला है, ज़रा इसके हवाले से फरमा दीजिएगा। जी जी, ये देखिए जो इस वक्त चैलेंज है वो कोर्ट के अंदर ये है कि हमारे एक एक्स ऑफिशियल ने जो है वो चार्ज लगाया है फॉरेन फंडिंग का, और हम हर साल हिसाब देते आए हैं। जब हिसाब दे चुके हैं तो दोबारा उस हिसाब को जो एक दफा इलेक्शन कमीशन ने
कबूल कर लिया है, जी। तो आप ये गड़े मुर्दे कैसे उखाड़ सकते हैं? इस वाली बुनियाद पे, उस पे बुनियादी तौर पे चार्ज किया जा रहा है। सही। हम वाहिद पार्टी हैं जो ऑडिटेड अकाउंट पेश करते हैं, हम्म। बाकी पार्टीज के साथ तो वो भी नहीं हो रहा। हम्म। जब वो नहीं हो रहा तो दो मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स नहीं इस्तेमाल किए जा सकते। अब इलेक्शन कमीशन ने जब एक दफा कबूल कर लिया है तो अब उसके बाद वो कैसे चैलेंज कर रहा है? सही, ये वाली बात है। ठीक है, सही सही। एक और मामला डिस्कस ज़रूर करना चाहूँगा, वो ये कि यहाँ जो आईजी सिंध है एडी ख्वाजा साहब, उनकी अब जो सिंध हाई कोर्ट ने उनकी जो तकर्री थी और जो चेंज ऑफ पावर थी, वो चेंज ऑफ सीट थी सॉरी, उसको चैलेंज कर दिया है और उनको कहा है कि जी वापस वो अपने ओहदे पे लग जाएं। उधर आईजी खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उनकी तकर्री भी सवालिया निशान उस पर लग गए हैं। आप क्या समझते हैं कि अच्छे लोगों को, यहाँ पूरे पाकिस्तान का हर सूबे का यही सिस्टम है कि अच्छे लोगों को काम नहीं करने दिया जाता? जी देखिए, सिंध के अंदर पुलिस के मामले में बड़ी वाज़ेह है कि ये 5वें आईजी हैं 4 साल में जी। इनको कोई अफसर नहीं समझ में आता। हर अफसर से जो थोड़ा सा अपना कोई स्टैंड लेता है ये इसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ये कैसे मुमकिन है? ये कम से कम जब चुनते हैं, ये एक बाकायदा जंग चल रही है फेडरल गवर्नमेंट की और इनकी, इसके ऊपर भाई एक दफा चुन लो और उसके बाद उसको कम से कम 3-4 साल तो काम करने दो कि वो डिलीवर कर सके। जब वो अपने गलत काम चाहते हैं कि लोग करें और जो इनकार करते हैं उनको ये बुरा समझते हैं। तो एडी ख्वाजा साहब एक निस्बतन ईमानदार अफसर माने जाते हैं, पुलिस में बेहतर अफसर माने जाते हैं, तो उनको भी हटा रहे हैं। तो ये किस किस्म का अफसर चाह रहे हैं? ऐसा अफसर चाह रहे हैं कि जो कोई इनके जो ये कहें वो मानता जाए। तो मैं समझता हूँ इससे इनकी नीयत और गुड गवर्नेंस बड़ी वाज़ेह है। सही है। ऐसा कराची आइट आप क्या कहेंगे फिरदौस साहब, ये सिंध हुकूमत ने ये बाग़ इब्न कासिम का जो मामला है ये क्यों इसको उलझा दिया है? क्या पार्क संभल नहीं रहा था जो एक निजी हाथों में देने की उन्होंने सोची? जी मेरे ख्याल से इसका तो जवाब सिर्फ यही दिया जा सकता है कि ये जो पार्क इतने खर्चे से बना था 90 करोड़ रुपए से, उसको बर्बाद क्यों करने दिया? उसकी बर्बादी का कौन जिम्मेदार है? बिल्कुल। जिन लोगों से एक पार्क नहीं संभालता वो पूरे सिंध की हुकूमत को कैसे संभालेंगे? सही। आप समझते हैं वज़ीर आज़म साहब जब उन्होंने सिंध के मुख्तलिफ शहरों के दौरे किए हैं, जैसे ठट्टा में किया, कराची भी आए, फिर हैदराबाद में भी उन्होंने जलसा आम से खिताब किया और बड़े बड़े मंसूबों के ऐलानात भी किए, तो क्या वो भी यही कहते थे कि खैर सिंध हुकूमत के जो काम थे वो उन्होंने नहीं किए तो अब हमें करना पड़ रहे हैं? क्या आप समझते हैं कि विफाक भी अब ये खाली ऐलानात की हद तक महदूद नहीं रहेगा, आगे काम करेंगे भी जिनके ऐलानात किए हैं? मेरे ख्याल से वो समझा दें, ये जितने वो पैसे बांट रहे हैं वो अपने जाती खजाने से कर रहे हैं। पाकिस्तान के खजाने में तो वो गुंजाइश नजर नहीं आ रही इस वक्त। सही है। अच्छा ये फरमाइएगा, यहाँ बिजली के जो शॉर्टफॉल में रोज़ बरोज़ इजाफा ही होता चला जा रहा है और अब जब गर्मी में मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तान के अब जब इजाफा हुआ है तो लोड शेडिंग भी बढ़ रही है, यहाँ शॉर्टफॉल भी मज़ीद बढ़ रहा है। ज़ाहिर है तलब अब ज़्यादा हो रही है, बिजली पैदा हो नहीं रही है। वो ये कहते हैं कि जी पता नहीं कितने मंसूबे हम लोगों ने शुरू किए हैं, 3600 मेगावाट के मंसूबे लगाए जा रहे हैं कौमी वसाइल से। ये वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ का दावा है। ये दावे, ये वादे, ये कब तक चलते रहेंगे फिरदौस साहब? ये सवाल तो आपको उनसे पूछना चाहिए जिन्हें पहले 6 महीने का कहा, फिर 1 साल का कहा, फिर 1.5 साल का कहा, फिर 2 साल का कहा और हर दफा ये कहा कि अगर ये नहीं हुआ तो हम अपना नाम तब्दील कर लेंगे। तो हमने तो उनका नाम तब्दील करके शहबाज शरीफ कर दिया है। बाकी सब जो है वो सोचे कि इसका जवाब आप मुझसे जो पूछ रहे हैं, बेहतर ये है कि PMLN के नुमाइंदे से पूछें कि कब वो वादा पूरा होगा। सही है। वो ऐसे ही वादे हैं जैसे ख्वाब दिखाए जाते हैं और डिलीवर नहीं किया जा सकता। लोगों को बेवकूफ़ बनाने की एक और तरकीब होती है कि वादा कर ले। बिल्कुल सही फरमाया आपने फिरदौस शमीम नकवी साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। और जो आपने शिकायत की है कि पूछा जाए तो हमने सवाल पूछने की कोशिश तो की थी। आबिद शेर अली साहब वज़ीर मुमलिकत हैं बराए पानी और बिजली, उनको कॉल भी मिलाई गई थी और उनसे बात करने की कोशिश भी की गई थी। उनसे कहा भी गया था कि आप 5 मिनट अपना कीमती वक्त अगर हमें दे दें तो इन सवालों के जवाब आप शायद दे दें, लेकिन उन्होंने बात करना मुनासिब नहीं समझा। बहरहाल एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, हमने कुछ
2 हफ्ते से ये मामला अपने प्रोग्राम में भी उठाया है, दीगर टीवी चैनल्स की ज़ीनत भी ये ख़बर बनी है। पंजाब के यानी पंजाब असम्बली के रुकन हैं MPA एहसानुल हक बाजवा साहब, उनकी ज़ाती अनाद की बिना पर जिनके साथ उनका कारोबारी तनाज़ा था, उनके वालिद को उन्होंने किसी फ़ेक FIR में फंसवा के अब जेल में रखा हुआ है और 2 हफ्ते से ज़ायद गुजर चुके हैं। कमर जैदी साहब जो कि 68 साल उनकी उम्र है, गोल्ड मेडलिस्ट और एक मारूफ टेक्सटाइल इंजीनियर हैं। इसके अलावा वो पढ़ाते भी रहे हैं टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के शोबे में। उनको जेल में रखा हुआ है और इसके बारे में अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और यहाँ ये भी वाज़े करते चलें कि हमने आपको पहले भी अपने प्रोग्राम से बताया है कि इंतज़ामिया भी MPA एहसानुल हक बाजवा साहब की तरफदारी कर रही है और इस बारे में कोई मदद फराहम करने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल हमने कुछ इंफॉर्मेशन भी डिग आउट की है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जमा करवाई गई थी 2013 में। इनकम टैक्स रिटर्न्स के जो गोशवारे हैं एहसानुल हक बाजवा साहब के 2010, 11 और 12 की ये फिगर्स आपके सामने भी स्क्रीन पर होंगी। 2010 में उन्होंने ज़ीरो टैक्स पे किया, जबकि 126 मिलियन उनकी आमदनी थी और 2011 में उन्होंने 1,21,879 रुपये टैक्स पे किया। उस वक्त उनकी जो इनकम थी वो 123 मिलियन थी और इसके अलावा 2012 में जो उन्होंने उनकी इनकम थी वो 3 मिलियन के करीब थी और उस पर उन्होंने टैक्स जो पे किया वो 2,517 रुपये सिर्फ ये टैक्स पे किया है। इसके अलावा 2 टेलीविज़न चैनल्स हैं जिन्होंने उनके भाई की शादी को उसकी कवरेज भी की थी और वो ख़बरों की ज़ीनत भी बनी थी। और उनकी भाई की शादी इस लिहाज से मुख्तलिफ थी कि मुल्तान के और जो बाबल नगर के इस इलाक़े में एक हेलीकॉप्टर पे बारात आती है और उस हेलीकॉप्टर से नोटों की गड्डियाँ निछावर भी की जाती हैं। 3 दिन तक मेहमानों को खाना खिलाया जाता है और वो जो खाना खिलाया गया था उस पर 3 करोड़ रुपए रोज़ाना का ख़र्चा आया था और तकरीबन जो शादी का पूरा तखमीना लगाया गया था वो तकरीबन 1 अरब रुपए के करीब था, क्योंकि ये पूरे 1 महीने तक शादी की तमाम तर तकरीबात जारी रही थी। बहरहाल इस मुल्क का अब हाल ये है कि पढ़े लिखे अफराद वो पाबंद सरासिल होते हैं और जो दीगर तरीक़ों से पैसे कमाने वाले लोग होते हैं वो इस वक्त राज कर रहे होते हैं और वो उनकी किस्मत का भी फ़ैसला लिख रहे होते हैं। इस हवाले से हम अपनी आवाज़ बार बार इस मौजू पर उठाते रहेंगे जब तक अवाम को उनका हक़ नहीं दे दिया जाता। सऊद ज़फ़र को आज के प्रोग्राम से आप इजाज़त दीजिएगा। अपना फ़ीडबैक हमें ज़रूर भेजिएगा हमारे ईमेल एड्रेस पर। आप हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर सकते हैं जो आपको टीवी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, और जो सोशल मीडिया पर हमारी प्रेजेंस है वो भी आप मॉनिटर कर सकते हैं। हमारे पुराने प्रोग्राम्स भी आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं जिसमें यूट्यूब और डेली मोशन और फेसबुक के भी लिंक्स शामिल हैं। सऊद ज़फ़र को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल एक और मौजू के साथ प्रोग्राम में आपको दोबारा वेलकम करेंगे। अल्लाह ने के बाद।